हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हम नए टॉपिक के साथ में कूलॉम बल को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछले जिसने भी वीडियोस नहीं देखे हैं उसको वीडियोस को देख लें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माध्यम में कूलॉम बल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि निर्वात में कूलॉम बल किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो हम दो आवेश ले लेते हैं, ये Q1 और ये Q2, और इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो अब ये इस पे बल लगाएगा, इसको हमने नाम दे दिया F12, और ये इस पे बल लगाएगा इस तरफ, प्रतिकर्षण है क्योंकि, तो F ये हो गया F21। दो पे लगने वाला बल किसके कारण? पहले के कारण। ठीक है, ये दोनों बल हो गए। अब देखिए इन दोनों F की वैल्यू बराबर होगी, F12 बराबर होगी F21 के, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है और ये दोनों बल एक दूसरे पे बराबर लगाते हैं। उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ F, और वो वैल्यू होगी K Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, तो K की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पिछले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, और ये है Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये सब निर्वात में था, ये सब हम कूलॉम बल के अंदर पढ़ चुके हैं। और K की वैल्यू यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ये पूरा पिछला वाला है। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। इतना तो हमारा कूलॉम बल पहले था। ठीक है, ये तो कहाँ लग रहा है दोस्तों? ये लग रहा है कहाँ पे? निर्वात के अंदर या वायु के अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं माध्यम में इसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो माध्यम में कूलॉम बल, देखिए अगर मैं इन्हीं दोनों आवेश को उठा के किसी माध्यम में रख दूं, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, दूरी इनके बीच की अभी भी कितनी है? R है, तो इस पर अभी भी ये बल लगाएगा। ठीक है, ये कितना बल लगाएगा? ये लगाएगा F12, और ये इस पे बल लगाएगा, ये है F21। ठीक है, पूरी कहानी वैसी की वैसी है कि F12 और F21 बराबर है। अब क्या हुआ, ये मान लीजिए कोई माध्यम है, मान लीजिए माध्यम पानी है। ठीक है, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि माध्यम जो है पानी है, पानी मतलब H2O। ठीक है, और H2O को हम कैसे लिखते हैं? O-2 H और H दोनों प्लस के। तो अब क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए माध्यम पानी है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव वाले आवेश को ये H2O का नेगेटिव आवेश चारों तरफ से घेर लेगा, है ना। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ, चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा। ठीक है, ये किसके कारण हुआ? ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये किसको आकर्षित करेगा? इस O2 के नेगेटिव को आकर्षित करेगा, तो ये चारों तरफ से इसको घेर लेता है। ठीक है, लेकिन अब पास में ये भी आवेश है ना, ये आवेश होने के कारण ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इकट्ठे हुए हैं उसमें से यहाँ पे जो नेगेटिव होंगे वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले इधर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा इस तरफ। ये किसके आकर्षण के कारण हो रहा है? इसके कारण। ये तो सममित बनाना चाह रहा था, सिमेट्री बनाना चाहता था कि चारों ओर नेगेटिव आवेश जो है समान रूप से इसको घेरे हुए हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होने के कारण ये भी अपना आकर्षण बल दिखाएगा इस पे। ठीक है, तो ये आकर्षण बल इस पे दिखाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होंगे, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव कम होंगे। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज का एक घनत्व का एक काफ़ी सारा ये इकट्ठा हो गया है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव पे भी बल लगाएगा, है ना। ये नेगेटिव यहाँ ज़्यादा है, अगर चारों तरफ समान रूप से नेगेटिव होते तो क्या होता?
जितना ये नेगेटिव इधर बल लगाते उतना ये इधर लगाते, अगर ये नहीं होता तो ऐसा होता, ठीक है। लेकिन ये मौजूद है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो नेगेटिव इकट्ठे हुए हैं ये इस आवेश पे भी बल लगाएंगे, और इस आवेश पे जो बल लगाएंगे वो कहलाएगा एफ प्रेरण, ठीक है। क्यों प्रेरण नाम दिया? क्योंकि ये प्रेरण के कारण इकट्ठे हुए हैं। प्रेरण विधि मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, उसी के कारण ये इकट्ठे हुए हैं। तो प्रेरण के कारण ये जो घटना हुई है इसके कारण ये नेगेटिव आवेश ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए, और ये प्रेरण वाले आवेश ही इस आवेश प्लस पे, ये प्लस का है, ठीक है, प्लस और ये नेगेटिव है, तो ये इस पे इस तरफ आकर्षित बल लगाएंगे। तो जो कुल बल आएगा, देखिए एफ कुल कितना आएगा, वो आएगा F12। इसमें से कुछ बल माइनस हो जाएगा, कौन सा वाला? F प्रेरण, क्योंकि कुछ ऐसी घटना हो रही है। यहाँ पे तो लग रहा है F प्रेरण और यहाँ पे लग रहा है F12, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल बल हमारा ये है। अब देखिए ये किस में आ गया? माध्यम में आ गया। F माध्यम में जो बल लग रहा है F12 माइनस F प्रेरण कार्य कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बल है Fm है ना, तो ये कितनी इसकी वैल्यू आएगी? देखिए F माध्यम बराबर, देखिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो फर्क पड़ेगा वो K डैश की वैल्यू पे पड़ेगा, K की वैल्यू पे पड़ेगा। तो K की वैल्यू को मैंने क्या लिख दी है? K डैश लिख दी है। और ये जो K डैश होगा, इस K डैश को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने किसके लिए किया था? निर्वात के लिए किया था, साथ में एप्सिलॉन m भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे, तो F मीडियम में कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बल कार्यरत होगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। दोनों में क्या फ़र्क पड़ा? इसके नीचे एक एप्सिलॉन m और आ गया है, यानी कि ये बल घटेगा, क्योंकि एप्सिलॉन m की वैल्यू जो होती है, एप्सिलॉन m की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी वैल्यू से अगर हम इस पूरी संख्या को, ये तो पहले ही था निर्वात वाला, ठीक है, ये निर्वात वाला है पूरा, तो अगर इससे भाग देंगे तो ये बल जो है वो उतने ही गुना से घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या आया हमारे पास? F माध्यम में जो आया बल वो आया F वायु का एप्सिलॉन mवा भाग, ठीक है। वायु वाले में जो बल लग रहा है उसको किससे भाग कर दोगे? एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m की वैल्यू हर माध्यम की अलग अलग होती है। देखिए यहाँ तो मैंने H2 लिया है, हो सकता है कोई और पदार्थ हो, तो उसके लिए नेगेटिव हो सकता है, ज़्यादा या कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से एप्सिलॉन m की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हर माध्यम के लिए एप्सिलॉन m की वैल्यू अलग अलग है, तो इसको एक बार आप पहले नोट करिए ये फॉर्मूला, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। अब देखिए निर्वात के लिए एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन m की वैल्यू 1 है, अगर ये 1 हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीडियम में अपॉन F वायु अपॉन एप्सिलॉन m। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो माध्यम वायु हो जाएगा और दोनों बल बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है आपसे कि निर्वात में एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी होती है? 1, और चालकों के लिए वैल्यू कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे अनंत क्यों होती है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो एप्सिलॉन m की वैल्यू निर्वात में चालक के लिए इनफाइनाइट होती है और वायु के लिए 1 होती है। और वैसे बेसिकली इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से बड़ी या 1 के बराबर। 1 के बराबर कब होगी? जब निर्वात होगा। और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, F माध्यम बराबर F वायु अपॉन एप्सिलॉन m। और देखिए इसकी अगर इकाई की चर्चा करें, इसकी इकाई बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होती है। और क्या इकाई है? c² कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही इसकी इकाई है, ध्यान रखिए, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया है। अब देखिए एप्सिलॉन m की परिभाषा क्या है? यदि किन्हीं दो बिंदुवत आवेश को निर्वात से उठाकर किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कूलाम बल जिस गुणांक से घट जाता है वह गुणांक उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। माध्यम की विद्युतशीलता मतलब अगर मैंने किसी दो आवेश को उठा के माध्यम में रख दिया
तो उस पर लगने वाला बल घटेगा, ठीक है। निर्वात से उठा के कहाँ रख दिया, माध्यम में, तो वो बल घट जाएगा, और जिस गुणांक से वो घट रहा है ना, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम नीचे। तो जिससे वो भाग जा रहा है, मान लीजिए कि अभी इन दोनों के बीच में बल 20 न्यूटन है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि माध्यम में इस पे बल 4 न्यूटन हो जाता है, तो आप समझ जाना 20 में मैंने किससे भाग दिया होगा, 5 से, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना, ये क्या होती है, ER, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला है, माध्यम वाले में किससे भाग दे दो, E एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, ER बराबर EM बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर गुणा कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ER माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी, ठीक है। और इसकी अगर विमा पूछ ले या इकाई पूछ ले ER की, तो देखिए EM बटे इन दोनों की तो सेम होती है, तो सेम से सेम कट जाएगी, यानी कि आएगा विमाहीन। ये कैसा आएगा, विमाहीन और मात्रकहीन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे EM की विमा पूछे तो वही लिखनी है जो एप्सिलॉन नॉट की है, ठीक है। एप्सिलॉन M की विमा पूछे तो वो एप्सिलॉन नॉट की विमा के बराबर है, और ER की विमा पूछे तो वो विमाहीन है और मात्रकहीन है। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक क्लियर हो चुका है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।